पाठ 8 ऋतु निर्मिति भाग 2 में आज हम देखेंगे ऋतु चक्र, अयन दिन, संपात दिन और साथ में पृथ्वी की उप सूर्य और अपसूर्य स्थिति क्या होती है। इसके साथ साथ में हम देखेंगे कि हमारे वसंत संपात दिन क्या है, शरद संपात, अयन दिन और विषुव दिन किस तरह से होते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। आकृति 8.1 ऋतु चक्र, अयन दिन, संपात दिन। ये चित्र को देखते ही, आकृति को देखकर इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। इसमें है उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को किस ऋतु का अनुभव करते हो। तो 22 दिसंबर के दिन शीत ऋतु का अनुभव किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के दिन कौन सी ऋतु होगी। तो 21 जून के दिन ग्रीष्म ऋतु होगी। उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल होगा तो विरुद्ध वाले गोलार्ध में उस समय कौन सी ऋतु होगी। तो विरुद्ध दिशा में गोलार्ध में विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु होगी। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में परस्पर भिन्न ऋतुएं एक ही कालावधि में होने का क्या कारण होगा। तो इसका विशेष रूप से कारण ये होता है कि पृथ्वी के लंब वृत्ताकार परिक्रमण मार्ग और पृथ्वी के झुके होने की स्थिति, ये विशेष रूप से ये कारणभूत होते हैं। पृथ्वी की उप सूर्य और अप सूर्य स्थिति, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, उसका ये परिक्रमण मार्ग लंब वृत्ताकार है। लंब वृत्ताकार के केंद्र में सूर्य होता है। सूर्य अपना स्थान बदलता नहीं। पृथ्वी लंब वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमण करती है, परिणामतः उसके और सूर्य के बीच की दूरी एक समान नहीं होती है। परिक्रमण करते समय जनवरी के प्रथम सप्ताह में पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। इसे उपसूर्य स्थिति कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष का दक्षिणी छोर सूर्य की ओर होता है। इसके विपरीत जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर अर्थात अपसूर्य स्थिति में होती है। पृथ्वी के अक्ष का उत्तरी छोर सूर्य की ओर रहता है और आकृति की सहायता से सूर्य असाक्षेप स्थिति के अनुसार कौन सी ऋतु किस गोलार्ध में चल रही है ध्यान में आता है। और ये आकृति 8.2 में हम अपसूर्य या उपसूर्य स्थिति को देख सकते हैं। पृथ्वी के लंब वृत्ता का परिक्रमण मार्ग और पृथ्वी के झुके हुए अक्ष के एकत्रित परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर ऋतुओं की निर्मिति होती है। सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण परिक्रमण मार्ग पर पृथ्वी की गति अपसूर्य स्थिति में कम हो जाती है और उपसूर्य स्थिति में बढ़ जाती है। इन दोनों स्थितियों की दूरी में अधिक अंतर होता नहीं है, अतः उसका पृथ्वी की जलवायु पर अधिक प्रभाव अनुभव नहीं होता। परिक्रमण कक्षा में संपूर्ण वर्ष में 2 दिन विषुवत रेखा पर अर्थात पृथ्वी के मध्य स्थान पर सूर्य की किरणें लंब रूप पड़ती है। ये स्थिति और की होती है। इस स्थिति में पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण ध्रुव सूर्य से समान दूरी पर होते हैं। इसी का अर्थ है पृथ्वी संपात स्थिति में होती है। ये हम आकृति 8.3 संपात दिन की आकृति से हम समझ सकते हैं। प्रकाश वृत्त के कारण बनने वाले विषुवत रेखा तथा अक्षांशों के प्रकाशित एवं अप्रकाशित भाग आकृति 8.3 में दर्शाए गए हैं। उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक प्रकाशित और अप्रकाशित भाग समान है, ये ध्यान में आएगा। ऐसी स्थिति होगी उस दिन सूर्य के ऊपर दिन, पृथ्वी के ऊपर दिन और रात एक समान ही होते हैं। इसी को संपात स्थिति कहते हैं। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ती हैं तो संपात स्थिति होती है। इसे ही विषुव दिन भी कहते हैं। प्रकाश वृत्त देशांतरीय बृहत वृत्तों के साथ सटीक रूप से मिल जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च से 21 जून की कालावधि में वसंत ऋतु तथा 23 सितंबर से 22 दिसंबर के बीच में शरद ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को वसंत संपात कहते हैं और 23 सितंबर को शरद संपात कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इस अवधि में ये ऋतुएं इसके विपरीत होती हैं। अयन दिन और विषुव दिन के दिन का जो दिनांकों में एकाध दिन का अंतर आ सकता है। यह अंतर पृथ्वी की वार्षिक गति में आने वाले अंतर के कारण निर्माण होता है। इसका तुमने जो 5वीं कक्षा में लीप वर्ष के संदर्भ में अध्ययन कर चुके हो। संपात दिन को दोनों ध्रुवों पर सूर्योदय और सूर्यास्त होते रहते हैं और
इस तरह से इसमें आकृति 8.4 में झुके हुए अक्ष की स्थिति में पृथ्वी को 21 जून यूं 22 दिसंबर को दिखाया गया है। उसका प्रकाशित यूं अप्रकाशित भाग भी दिखाई दे रहे हैं। आकृति का निरीक्षण करो और प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। जिसमें प्रश्न पहले पूछा गया है कि चित्र अ में किस ध्रुव पर प्रकाश फैला हुआ है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि चित्र अ में उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश फैला हुआ है। चित्र ब में किस ध्रुव पर प्रकाश फैला हुआ नहीं है। तो चित्र ब में उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश फैला हुआ नहीं है। किस गोलार्ध में दिनमान 21 जून को बड़ा होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में दिनमान जो है वो 21 जून को बड़ा होगा। किस गोलार्ध में रात्रिमान 22 दिसंबर को बड़ा होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में रात्रिमान जो है वह 22 दिसंबर को बड़ा होगा। कर्क रेखा पर किस दिन सूर्य की किरणें लंबरूप पड़ती हैं। तो एक कर्क रेखा पर 21 जून के दिन सूर्य की किरणें लंबरूप पड़ती है। उत्तरी ध्रुव की स्थिति का विचार करें तो 22 मार्च से 23 सितंबर की कालावधि में उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी। तो उस दिन रहेगी ग्रीष्म ऋतु। उत्तरी ध्रुव की स्थिति का विचार करें तो 22 मार्च से 23 सितंबर की कालावधि में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के मैच ग्रीष्मकाल में खेले जाते हैं। वहां के ग्रीष्मकाल की कालावधि बताओ। तो ग्रीष्मकाल की जो कालावधि है वह 23 सितंबर से 21 मार्च की होती है। नॉर्वे में सूर्य के दर्शन मध्य रात में किस कालावधि में होते हैं और उस समय वहां कौन सी ऋतु होती है। तो 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक की कालावधि जो होती है वो नॉर्वे में सूर्य के दर्शन मध्य रात में होती है और उस समय वहां पर ग्रीष्म ऋतु होती है। और अंटार्कटिका के भारतीय अनुसंधान स्टेशन पर किस कालावधि में आधी रात को सूर्य दिखाई देता होगा। तो ये सूर्य जो है 21 मार्च से 23 सितंबर तक आधी रात को सूर्य दिखाई देता होगा और इस अवधि में कौन सी ऋतु होगी। तो इस अवधि में ग्रीष्म ऋतु होगी। पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर अधिकाधिक झुका होता है तब उस ध्रुव के गोलार्ध में 23 अक्षांशों पर सूर्य की किरणें लंबरूप पड़ती हैं। आकृति 8.4 में 21 मार्च से 23 सितंबर अर्थात इन संपात दिनों को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबरूप पड़ती हैं। इसके बाद विषुवत रेखा से कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध अथवा विषुवत रेखा से मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध के बीच अक्षांशों पर सूर्य की किरणें जो है लंबरूप पड़ने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस तरह आज का हमारा जो अध्यापन जो कार्य है, आज का जो हमारा संदर्भ हमने जो पढ़ा है, झुके हुए आकृति 8.4 में झुके हुए अक्ष के साथ 21 जून तथा 22 दिसंबर को पृथ्वी की सूर्य सापेक्ष स्थिति को हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की और इसका पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त किया है। तो आगे का जो हम अगले जानकारी जो है अगले भाग में देखेंगे।